हेलो दोस्तों, मैं दीपक पटेल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल सुपर कॉन्सेप्ट ऑल एग्जाम में करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में पढ़ा था। आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कार्यकाल के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो पार्ट 1 था। इसका ये पार्ट 2 है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का पार्ट 2 है ये। तो एक अनुच्छेद है आर्टिकल 56(1) का। इसमें देखिए क्या लिखा है। अनुच्छेद आर्टिकल 56(1) का में लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति मतलब कि जब तक राष्ट्रपति के स्थान पर जब तक कि राष्ट्रपति के स्थान पर एक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है, तब तक राष्ट्रपति जब तक कि राष्ट्रपति के स्थान पर एक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। अपने पद पर रहता है। आइए आगे देखते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मतलब कि हमारे देश के युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों? चलिए हम बताते हैं। जो हमारे देश की जो युवा राष्ट्रपति थे उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। अगर आपसे पूछा जाएगा युवा राष्ट्रपति के बारे में तो बताइएगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे, उन्होंने 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण किया था। इसीलिए तभी से प्रत्येक राष्ट्रपति अपना शपथ 25 जुलाई को ग्रहण करता है। मतलब जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे, उन्होंने 25 जुलाई को अपना शपथ ग्रहण किया था। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्रपति जो होता है वो 25 जुलाई को ही अपना शपथ ग्रहण करता है। आइए आगे देखते हैं। अगर जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब क्या होता है दोस्तों? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो दोस्तों इसके बारे में हमें आर्टिकल 62 में मिलेगा। उसमें बताया गया है कि उनकी भरपाई क्या 6 माह के अंदर कर ली जाए। आर्टिकल 62 में कहा गया है कि उनकी 6 माह के अंदर कर ली जाए। अगर जैसे जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब अनुच्छेद आर्टिकल 62 में कहा गया है कि उनकी भरपाई 6 माह के अंदर कर ली जाए। उनको 6 माह के अंदर उस रिक्त स्थान को पूरा कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, कर लिया जाए। अब इम्पॉर्टेंट नोट में आप देखेंगे कि 25 जुलाई यानी कि 20 जुलाई 1969 में देश में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया। एक्टिंग प्रेसिडेंट चुना गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब क्यों चुना गया, चलिए आगे देखते हैं हम इसको। तो दोस्तों चुना किसे गया, सबसे पहले देखते हैं चुना गया है एम हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया। ये चुना गया क्योंकि ये उस समय देश के मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश थे। ऐसी स्थिति में देश के मुख्य न्यायाधीश को ही राष्ट्रपति चुना जाता है। अब वह स्थिति क्या थी, तो देखिए दोस्तों, स्थिति ऐसी थी कि चुना इसलिए गया कि उस समय जो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे यानी कि राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए मुख्य न्यायाधीश को ही यह पद सौंप दिया गया, कार्यभार उनको ही सौंप दिया गया, राष्ट्रपति का कार्यभार। आइए आगे देखते हैं। मतलब कि और एम हिदायतुल्लाह जो थे वो 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति पद पर रखा गया था। मतलब उनको तब तक वो राष्ट्रपति पद पर थे। आगे देखते हैं। इन्हें इसलिए रखा गया क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने अपना पद त्याग दिया था राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने अपना पद क्या किया था, त्याग दिया था। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों का पद खाली हो गया था। इसलिए क्या कि एम हिदायतुल्लाह यानी कि मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की पुनः चुनाव की बात
राष्ट्रपति के पुनः चुनाव की बात किसमें की गई, यानी कि री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पुनः चुनाव की बात यानी कि री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात किसमें की गई है दोस्तों। तो दोस्तों यह अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 57 में लिखा गया है। अनुच्छेद 57 में इसके बारे में लिखा गया है। 57 में क्या लिखा है कि अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। अनुच्छेद जो 57 है उसके बारे में राष्ट्रपति के यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनः चुनाव की बात की गई है। और दोस्तों यह प्रावधान दोस्तों अमेरिका में क्या होता था, अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार, एक व्यक्ति राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकता था। लेकिन हमारे इंडिया में दोस्तों, अपने इंडिया में इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है कि कितनी बार कौन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसके दोस्तों वेतन यानी कि सैलरी के बारे में। इसके सैलरी के बारे में हम देख लेते हैं। इसके सैलरी के बारे में दोस्तों अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 59 खंड 3 में कहा गया है यानी कि इसकी वेतन, इसकी सैलरी के बारे में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 59 खंड 3 में कहा गया है, खंड 3 में लिखा गया है कि तो दोस्तों देखते हैं हम कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता था वर्तमान में वो 5 लाख रुपए था, मतलब 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए पर माह है। और हम देखते हैं कि 2000 जब मतलब कि यह वेतन 2018 से दिया, यह वेतन हमें राष्ट्रपति को यह वेतन 2018 से दिया जा रहा है 5 लाख रुपए। लेकिन 2018 से पहले उन्हें वेतन कितना, 2018 से पहले उन्हें वेतन 1.5 लाख रुपए दिया जाता। कितना दोस्तों, 1.5 लाख रुपए दिया जाता था। और यह वेतन मिलता कहाँ से था, और यह वेतन दोस्तों यह वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। यह वेतन कहाँ से दिया, भारत के संचित निधि से दिया जाता है दोस्तों यह वेतन, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, मतलब संचित निधि से दिया जाता है वेतन दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं इसका महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कब लगता है उसको। महाभियोग का मतलब है दोस्तों कि जैसे राष्ट्रपति कुछ है, जैसे अपने संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर महाभियोग लग जाता है। चलिए पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 61 में इसके बारे में लिखा गया है दोस्तों, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे या संविधान का अतिक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में दोस्तों राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लग जाती है। यह प्रावधान हमने कहाँ से लिया है। यह प्रावधान दोस्तों हमने अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि अमेरिका के संविधान से यह प्रावधान हमने लिया था। इसके बारे में हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि महाभियोग प्रक्रिया का मतलब महाभियोग प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो कौन से देश से लिए गए, तो दोस्तों आप लोग अमेरिका से बताएंगे। क्या दोस्तों, अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, और यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लगाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर यह प्रावधान महाभियोग अगर लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, भाई राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है कि तो उनको 14 दिन पहले क्या नोटिस दे दिया जाता है कि आपके ऊपर उनको नोटिस दे दिया जाता है, कह दिया जाता है कि आप पर महाभियोग प्रक्रिया लगने वाली है। उसको नोटिस उन्हें पहुंचा दिया जाता है 14 दिन पहले। जब यह महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों, जब यह महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है तो उसके लिए भी 1/4 भाग सदस्यों का क्या हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों 1/4 भाग सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी उस पर महाभियोग प्रक्रिया लग पाएगी। अगर महाभियोग प्रक्रिया के दौरान अगर लोकसभा में कोई बिल पेश हो गया, जैसे कि राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग प्रक्रिया लग गई, उसी समय क्या हुआ कि लोकसभा में कोई बिल पेश हो गया तो
तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि 2/3 बहुमत से बिल पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से बिल पारित होना चाहिए। और फिर यह बिल राज्यसभा में जाएगा, और फिर यह बिल कहाँ, राज्यसभा में चला जाएगा, राज्यसभा में चला जाएगा। और 2/3 बहुमत से वहाँ भी बिल पारित होना चाहिए। अगर वहाँ भी 2/3 बहुमत से अगर बिल वहाँ भी पारित हो गया दोस्तों, पारित हो गया तो फिर यहाँ भी बिल पारित होने के बाद, मतलब वहाँ भी अगर 2/3 बहुमत से बिल पारित हो गया तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति को उसके पद से दोस्तों क्या हुआ, हटा दिया जाएगा। आइए देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद। राष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद, हम राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के बारे में बात कर लेते हैं आगे। तो दोस्तों इसके बारे में अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 में इसके बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 71 में चुनाव विवाद के बारे में लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, कहा गया है कि और इसमें राष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा, इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव विवाद का जो निपटारा करता है वो कौन करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी मुख्य न्यायाधीश करता है। अब आप लोग नोट में लिख लेंगे कि 1957 में एक विवाद हुआ था, 1957 में एक विवाद हुआ था। इसमें कहा गया कि, इसमें क्या कहा था, इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। राष्ट्रपति के मतलब कि 1957 में एक विवाद हुआ और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव को, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। उसके आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। और कहा गया कि संसद में कुछ सदस्य अनुपस्थित थे और उनका पद रिक्त था। और यह भी कहा गया कि संसद में जो थे वहाँ के कुछ सदन, मतलब संसद के कुछ सदस्य अनुपस्थित थे, संसद में कुछ सदस्य अनुपस्थित थे और उनका पद रिक्त था, और उनका पद दोस्तों रिक्त था। और इस बात को लेकर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दे दी गई। और इस बात को लेकर क्या, राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दे दी गई। तो दोस्तों एक संविधान संशोधन किए गए। तो इस विवाद को लेकर दोस्तों एक संविधान संशोधन किया गया। 1961 में, 1961 में एक संविधान संशोधन किए गए। 11वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों। कौन सा, 11वां संविधान संशोधन किए गए। और कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और यह भी कहा गया दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उस संसद में कुछ पद रिक्त हैं। इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि संसद में कुछ सदस्य क्या हैं, रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ पर कुछ मतलब कि नहीं दिया जा सकता है, वहाँ पर चुनौती बिल्कुल दी ही नहीं जा सकती है। तो इस विवाद के बारे में इसमें यही बताया गया है दोस्तों। चलिए आप लोगों को एक बार शुरू से दिखा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का ये लेक्चर हमारा यहीं तक था दोस्तों। ये हमारा पार्ट 2 है, यानी कि लेक्चर 2 है दोस्तों। अगले लेक्चर में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आपसे हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों।